चौधरी और आप देख रहे हैं द कंफर्ट इंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और आपको आज बताऊंगा कि टीचर हजरात जो हैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो कैसे जो है सबमिट करवाएंगे एफपीआर के सिस्टम में और इसका क्या प्रोसीजर है। और इसके लिए दो चीज़ें जो है आप वो जहन में रखिएगा। एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल से मुराद ये होता है जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह ये मूवेबल में आती हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज़मीन, जायदाद, घर वगैरह आता है। और दूसरी जो चीज़ है वो रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल से मुराद है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में 6 महीने से ज़्यादा रहता है, मीन दैट कि कोई इंसान 7 महीने पाकिस्तान रहा और 5 महीने पाकिस्तान से बाहर रहा, तो वो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो सबमिट करवाएगा और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, मीन दैट के जो अपने असासा हैं वो एफपीआर को शो करवाएगा। और नॉन रेजिडेंशियल से मुराद ये है कि कोई शख्स जो पाकिस्तान में 4 माह रहा और बैरून मुल्क में 8 माह रहा, तो वो पाकिस्तान का शहरी नहीं हुआ, तो वो पाकिस्तान में इनकम टैक्स और असासा जात जो हैं वो ज़ाहिर नहीं करवाएगा उस साल के जिस अरसे में वो बाहर रहा। तो आइए चलते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमने जो है डिक्लेरेशन की तरफ जाना है, और डिक्लेरेशन में जाकर हमने फिर जो है अपना यहाँ पर 116 सेक्शन 2 वेल्थ स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। और क्लिक करने के बाद हमने इसको जो ड्यूरेशन देना है वो 2017 का देना है, जैसे कि 2017 की हमने फ़िलअप इनकम टैक्स रिटर्न जो है फ़िलअप की थी, तो ये 2016-17 का शो होगा। इसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि अगर आपका घर या कोई रेंट वगैरह देते हैं तो यहाँ पे लिखें, अगर देते हैं तो। अगर कोई टीचर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको घर वगैरह मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर तो ठीक है। तो वो अगर नहीं मिला हुआ, वो रेंट पे रह रहा है, तो वो यहाँ पर जो है अपना रेंट ज़ाहिर करे, या किसी किस्म का वो रेंट पे कर रहा है तो यहाँ पे ज़ाहिर करे। और इसके बाद जो है ये कि आप कोई रेट्स, टैक्सेस, चार्ज, आप कोई रेट्स या टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं तो उस हवाले से भी आप यहाँ पे मेंशन करें। व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, अगर आपके पास कोई गाड़ी है और वो उसकी सालाना बेसिस पे जो है आपको पता है कि वो रनिंग करती है और मेंटेनेंस के हवाले से उसके अखराजात होते हैं, तो वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो सालाना अखराजात आपको जो आइडिया होता है उसके मुताबिक लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि मेरा 15,000 जो है वो मेरा जो है सालाना ख़र्चा होता है व्हीकल को मेंटेन करने के लिए। ये मैंने कम लिखा है, वैसे 20,000 से ज़्यादा ही हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि ट्रैवलिंग, अगर आप आउट ऑफ सिटी ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके दौरान में आपके पास कोई ख़र्चा वगैरह हुआ तो उसको भी शो करें। तो मैं 10,000 लिख देता हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग होती रहती है। ये मेरी अपनी ज़ाती है जो ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है वो मैं लिख रहा हूँ। आपकी जो हिस्ट्री हो वो आपको लिखें। अगर आपने ट्रैवलिंग नहीं की तो आप इसको छोड़ दें। आपको पता होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पर मंथ कितना आता है, उसको 12 पर तकसीम कर दीजिए, ज़रब दे दीजिए जो है, और जो बिल आए, अगर 3,000 रुपये भी कम से कम एक आदमी का बिल आता हो तो कम से कम 36,000 बनता है। लेकिन मेरा बिल एवरेज बिल है 5,000, तो मेरा बार ज़रब 5 वो बन जाता है 60,000। तो मैं यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल मैक्सिमम जो है वो 60,000 इंटर कर रहा हूँ। इसके बाद जो है वाटर, अगर आपने वाटर जो है वो मिनरल यूज़ कर रहे हैं या आपने कोई सप्लाई लगवाई हुई है किसी कंपनी से ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे उस पर जो है जो आपने पेमेंट सबमिट करवाई है तो वहाँ पे आप पेमेंट जो है पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट लिख देंगे। जैसे कि मिनरल वाटर की मैंने करवाई हुई है 15,000 रुपये, 12 कर दूँ तो बन जाता है कोई 13-14,000 बन जाता है। तो यहाँ पे मैं 15,000 लिख रहा हूँ। तो मीन दैट कि और आप साथ साथ आपने कैलकुलेट करते रहना है। कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते रहेंगे, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो भी इनकम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे वो डिलीट नहीं होगी। मीन दैट कि अचानक पीसी ऑफ हो गया या लाइट चली गई या बैटरी लो हो गई या कोई इशू हो गया, तो ये आपका जो डाटा है वैसे का वैसे सेव रहेगा। और अगर आप सुई नादरान या कोई भी एलपीजी गैस वगैरह यूज़ करते हैं, उस पर कोई टैक्स वगैरह देते हैं या नहीं भी देते, या आप उसकी यूटिलाइजेशन आपकी कैसी है, कितनी है, एलपीजी यूज़ करते हैं या सुई नादरान की यूज़ करते हैं गैस, तो आपका जो ईयरली बेसिस पे जो गैस का ख़र्चा आता है वो यहाँ पे लिखें। तो मैं जो यहाँ पे 25,000 लिख रहा हूँ।
ये तफ़सीलन मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ ताकि मेरे भाई बहन और मेरे मोहतरम उस्ताज़ा कराम और मेरे जो दोस्त हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। टेलीफोन का मैक्सिमम जो मेरा ख़र्चा है वो 15,000 पर मंथ है, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और एसेट इंश्योरेंस सिक्योरिटी वगैरह अगर आपने ली हो, मैंने ऐसी कुछ भी नहीं ली हुई, अगर आपने ली हो तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखें एसेट्स मनी दैट असासे इंश्योरेंस, मतलब असासों की इंश्योरेंस करवाई हो या कोई सिक्योरिटी आपने ली हो तो उसके बारे में लिखना है। मेडिकल से मुराद है मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेडिकल से रिलेटेड हूँ, सो दैट मुझे मेडिकल की मद में जो मेरा ख़र्चा होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एजुकेशनल से मुराद अगर आप खुद स्टडी कर रहे हैं या आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो उसके मद में जो ख़र्चा होता है वो यहाँ पे लिखें। तो बच्चों के मद में मेरा जो सालाना ख़र्चा आता है वो 1 लाख के करीब होता है, इंक्लूडेड उनके बुक्स एंड उनकी फ़ी जो हो पर मंथ उसके हिसाब से। क्लब वगैरह अगर आपने कोई ज्वाइन किया हो ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप यहाँ पे सिफर कर सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। फंक्शन गैदरिंग से मुराद ये है कि अगर आपने कोई जो है बस जैसे कि तो शादी करते हैं अपने बच्चों की या किसी की गैदरिंग में जाते हैं, किसी के फंक्शंस में जाते हैं, उसकी मद में आपका कोई ख़र्चा वगैरह होता है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर आपने डोनेशन ज़कात वगैरह दी है, अपने तौर पे दी है या बैंक के थ्रू दी है तो ठीक, अगर नहीं दी तो फिर भी इसको छोड़ दें। तो मैं जो है यहाँ पर 10,000 लिख रहा हूँ जो मैंने दी है। और अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नहीं मालूम। ये जितने भी एक्सपेंसेस लिखे हैं ये हमने लिखे हैं, ये वो हैं कि जो लाजमी हैं। और अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से मुराद ये है कि जैसे सब्ज़ी दाल चीनी ये वो गोश्त वगैरह, जैसे मतलब खाने पीने के आइटम ले लें या गेस्ट वगैरह आ गए, इससे रिलेटेड जो भी है तो वो मैं लिखता हूँ 170 जो है 170 नहीं करता बल्कि कम करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो इनकम है वो मैंने लिखी है 3,95,000, तो उसके हिसाब से मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके साथ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जैसे कि मेरी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो मेरे साथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर। अगर फैमिली मेम्बर में आपके साथ कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन से मुराद है कि आपकी मदद कर रहा है, या कंट्रीब्यूशन के एक और मायने है तकसीम करना, मतलब अखराजात को तकसीम कर रहा है, तो उसका यहाँ पे लिखें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जैसे कि 3,58,000 हुआ है तो मैं ये लिख लेता हूँ कि 1 लाख रुपए जो है मेरी मिसेस जो है मेरे साथ वो कंट्रीब्यूट करती हैं, और मैं इसको कैलकुलेट कर दूँगा। कैलकुलेट करते रहिएगा, ये बहुत फ़ायदा होगा। ये देखिए जैसे मैंने कंट्रीब्यूट किया, ऊपर जो 3,58,000 थे वो 2,58,000 में चेंज हो गए। इसके बाद पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में चला जाना है मैंने। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे लिखें, अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं लिखें। हाँ, अगर आपकी कोई फैमिली में से जैसे कि फादर की प्रॉपर्टी है लेकिन अभी तक आपको विरासत नहीं मिली तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस जगह पे है उनकी प्रॉपर्टी वो लिख सकते हैं 203 बी फैसलाबाद, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फादर प्रॉपर्टी मीन दैट कि ये फादर के एसेट हैं। ये लिख के आपने इसको जो है ओके कर देना है, उसकी आगे वैल्यू नहीं लिखनी क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी आपकी अपनी नहीं है, ये आपके फादर की प्रॉपर्टी है। ये मैंने जैसे लिखा चक जुमरा 203 भी फैसलाबाद फादर प्रॉपर्टी के वालिद की प्रॉपर्टी। कमर्शियल अगर आपका कोई घर है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या आपका कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ पे लिखें। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो ये लाजमी यहाँ पे मेंशन करें। अपना कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो अपनी कोई भी चीज़ जो है वो छुपाएं मत। जैसे कि कोई भी आपकी कंप्लेन कर दे FPR को, कंप्लेन कर दे कि भाई फ़लाँ शख्स के पास जो है उसकी इनकम से ज़्यादा एसेट्स हैं जो कि आपने मतलब गवर्नमेंट को ना बताए हों, मतलब FPR को ना बताए हों, तो वो आपके लिए मसला बन सकता है। तो मेरे पास 5 मरले का प्लॉट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरी प्रॉपर्टी है 5 मरला, और मैंने जो जगह है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ गुलशन इकबाल, और इसको बाद मैंने ओके कर देना है। उसकी जो वैल्यू होगी वो मैंने यहाँ पे लिख देनी है। मेरी है 45 लाख की वैल्यू,
और इसको मैंने कैलकुलेट कर देना है। देखिए मैंने अपनी जो वैल्यू वो मैंने एक मरतबा ज़ाहिर कर दी। एक मरतबा आप जो भी वैल्यू फ़र्स्ट टाइम जो वॉलंटरी तौर पे जो ज़ाहिर करेंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, क्योंकि मैं 2017 से इनकम टैक्स फाइलर हूँ और मैं अपनी जो एनुअल इनकम है इंक्लूडेड माई मिसेस हूँ, मैं इसमें जो है सबमिट करवाता आ रहा हूँ और इस हवाले से जो है मुझे कोई इशू नहीं है। मेरी जितनी भी ये इनकम है ये लीगली तौर पर जो है वाइट मनी है। तो इक्विपमेंट जो है नॉन बिज़नेस, वो कहता है अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो नॉन बिज़नेस है तो वो यहाँ पे लिखे। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो नॉन बिज़नेस हो। तो इन्वेस्टमेंट की हो या कोई मैंने डेबिट डिपॉजिट किया हो या मैंने कोई मार्कअप पर कोई पैसे जो है बैंक से ले रहा हूँ, जैसे कि बैंक समटाइम 2-3 लाख रुपए आप सबमिट करवाते हैं सेविंग अकाउंट्स में, तो वो आपसे जो है आपको 7% या 9% के हिसाब से जो है आपको मार्क प्रॉफिट देता है। तो इस हवाले से आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो तो यहाँ पे लिखिए, अगर नहीं की तो उसको छोड़ दें। और एक और बात भी है कि डेबिट नॉन बिज़नेस एडवांस डेबिट डिपॉजिट प्री पेमेंट रिसीवेबल। हाँ, एक और ये बात है कि यहाँ पर अपना अकाउंट 30 जून को आपके पास जो भी रकम थी वो लाजमी लिखनी है। अपना यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर लिखना है। ये मैं फ़र्ज़ी अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ HBL और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। और 30 जून को मेरे पास जो भी रकम थी, मतलब मैं लिख लेता हूँ 10,000। आपके पास जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में लिखी हो आपने वही लिखनी है। अगर जो जनवरी तौर पे हो वही लिखनी, क्योंकि आपकी जब बैंक स्टेटमेंट जो है आप इसके साथ अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली या बैंक अकाउंट नंबर जैसे ही FBR को देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो फाइंड आउट कर लेगा कि आपके पास 30 जून को कितनी इनकम थी और आपकी जो टोटल ईयरली बेसिस पे आपको कितनी अर्निंग हुई है, कितनी सैलरी मिली है और आपने उसमें से कहाँ कहाँ जो है यूटिलाइज़ की है। अगर आपने ऑनलाइन की तो उनका रिकॉर्ड आ जाता है नादरा की तरफ से। अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तब भी नादरा जो है FBR को रिकॉर्ड दे देता है। तो ये मैं चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि मेरे भाई जो हैं बहनें जो हैं वो किसी लिहाज से प्रॉब्लम का शिकार ना हो। जैसे मेरे पास मोटरसाइकिल है या मेरे पास कार है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास गाड़ी है BDX 544, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर 1300 cc है और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। इसकी जो अमाउंट है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 17 lakhs और इसको मैं साथ साथ कैलकुलेट करता जा रहा हूँ। ये दे फर्स्ट टाइम जो हमने असासे हैं वो अपने लाजमी शामिल करने हैं। ये फर्स्ट टाइम जो भी असासे आप गवर्नमेंट को देंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आप जो भी गवर्नमेंट को असासे देंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके बाद आप कोई ऐसी अमाउंट वगैरह लिखते हैं तो आप आप पर टैक्स लागू होगा। मेरी जो इस टाइम टोटल जो है वो वैल्यू बनी है 62 लाख कुछ की बनी है। अब औरतें बाज़ दफ़ा जो ख़वातीन हैं वो बड़ी डरती हैं कि नहीं जी इतने पैसे लिखने से हमें टैक्स का नोटिस आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। बाई द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आप वॉलंटरी मीन दैट के आज़ादी तौर पर अगर आप जो है फ़र्स्ट टाइम अपने असासे शो करते हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं होगा। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप 10 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप 10 साल में से सेविंग भी कर रहे होंगे। तो 10 साल में आपने उनको बस अपना रिकॉर्ड देना है। आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने जब इनकम टैक्स का आप 114 सेक्शन 1 का परफॉर्मा सबमिट करेंगे तो आपने उनको डिटेल देनी कि मैं फ़लाँ डेट से लेके फ़लाँ डेट तक जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरी सैलरी इतनी थी। तो वो जो आप उनको जो सैलरी देंगे और उसके हिसाब से आपने जितनी भी सेविंग की हो वो आप शो करा दें अपनी, क्योंकि आपने ये जितनी भी इनकम कमाई है ये गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब करके आपने वाइट मनी कमाई है। तो इस वाइट मनी को शो करने में कोई हर्ज नहीं और उस पर कोई टैक्स नहीं है। आपको बता दूं कि जो टैक्स की रेशो स्टार्ट हुई थी वो 2017 से 4 लाख रुपए पे टैक्स स्टार्ट हुआ था और 2019 से 6 लाख से जो रकम तजावज़ कर जाएगी उस पर टैक्स होगा। तो अब मैंने जितने भी एसेट थे आपके सामने देख लें कि मैंने अपने 62 लाख के जो 62 लाख 10,000 के एसेट्स हैं मैंने शो कर दिए हैं। वो कह रहा है कि आपके लास्ट ईयर जो है वो कितने नेट एसेट प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल आपके पास कितने एसेट्स थे। क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट रिटर्न है तो मैं इसमें जो है फ़र्स्ट रिटर्न को आपने जो भी यहाँ पे लिखा है ना अनरिकनसाइल्ड, ये लिखा आ रहा है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट के सामने जो भी अमाउंट फिगर लिखा हुआ है उसको कॉपी करें। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है ये वेल्थ स्टेटमेंट फिलअप कर रहे हैं
और इसको कंट्रोल पेस्ट कर दें और उसके बाद आपने कैलकुलेट का बटन सबमिट कर देना है। और एक और बात बता दूं कि अनरिकनसाइल्ड जो अमाउंट है वो ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं होती तो आपकी जो आपने वेल स्टेटमेंट बनाई है इट मीन दैट कि ये रॉन्ग है, या आपने इसमें कोई फिगर जो है वो सही तरह मेंशन नहीं किया, या फिर ये हो सकता है कि आपकी जो अमाउंट है वो जो है सही तरीके से फिलअप नहीं की गई या कहीं पर गलती है। और जब तक ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी आपकी जो इनकम टैक्स की वेल स्टेटमेंट है या इनकम टैक्स की 114(1) की जो स्टेटमेंट है वो सबमिट नहीं, ना वेल स्टेटमेंट सबमिट होगी ना इनकम टैक्स की स्टेटमेंट सबमिट होगी। तो इसके बाद मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा। अब जैसे देखें मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है तो ये जो अमाउंट है ज़ीरो में हो गई। ज़ीरो में होने का मतलब ये है कि मेरी इनकम टैक्स की जो अमाउंट है वो अनरिकनसाइल्ड हो गई है। तो इसलिए जो है मैंने बता दिया है कि ये ज़ीरो होने का मतलब है कि हमारा जो हमने डाटा फीड अप किया है वो बिल्कुल सही है। और एक और बता दूं, इनकम टैक्स एज रिटर्न टू द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स से क्या मुराद है कि नॉर्मल टैक्स से ये मुराद है कि 3,95,000 जो मेरी सैलरी थी मैंने इनकम टैक्स में ऐड की थी, वो मैं आपको वो मैंने अपलोड किया है, उसको मैं इसको लिंक कर दूंगा साथ। 3,95,000 जो मेरी सैलरी थी साल की वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3,95,000। ये देखा आपने 2,58,000 जो है ये माइनस में आ गया है। अब मैं जैसे इसको इंटर करूँगा नीचे रिकनसाइल्ड अमाउंट भी जो बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आपने कोई और चीज़ जो है एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड वगैरह कोई आपने ऐसा कोई एसेट्स वगैरह यहाँ पे लिखा है तो ठीक, अगर नहीं लिखा तो उसको रहने दीजिए। अब 3,95,000 मेरी जो है अमाउंट जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा, ये बन गई है 60,73,000। इसको मैंने कॉपी करना वही तरीका कार है और यहाँ पर मैंने क्लिक करके पेस्ट कर देना है। और जैसे मैं पेस्ट करूँगा ये अमाउंट भी रिकनसाइल्ड ज़ीरो हो जाएगी और मेरा जो एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं मेरे 1,37,000 मज़ीद मेरा जो है सालाना पैसों में इजाफ़ा हो गया है। मीन दैट इस वक्त मेरे पास 62,10,000 रुपये के एसेट्स हैं। इसके साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ फैसल चौधरी और आप देख रहे हैं द कंफर्ट एंटरटेनमेंट चैनल। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती हैं वो रिलायबल बेसिस पे होती हैं और वो एजुकेशन बेसिस पे होती हैं। हो सकता है कि कहीं पर मेरी लिखने में कोई गलती हुई हो, लेकिन जो भी हमने जो कंटेंट उठाया है वो 100% प्योर और जेन्युइन है। इसमें कोई भी किसी किस्म की जो है कोई चीज़ भी मख्फी नहीं रखी गई।